ऋषुश्री वो नाम जो कबाड़ बेचकर बिहार के सरकारी विभागों में इस कदर घुस जाता है, कितना बड़ा बिचौलिया बन जाता है कि अरबों खरबों का चूना लगा देता है सरकार को। और सरकार के तमाम इसमें अधिकारी भी शामिल होते हैं, मंत्री और नेता भी शामिल होते हैं। जब सारा खुलासा होता है तो ऋषुश्री को रफू चक्कर कर दिया जाता है। कहाँ है इस वक्त ऋषुश्री, किसने उसकी मदद की और घोटाला हुआ कितना है? हमारे साथ चर्चा में पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास जी जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत है। आपने इस पूरे मामले को बड़े स्तर पर उठाने का प्रयास किया, लेकिन हमने देखा है कि ऋषुश्री का जितना बड़ा घोटाला है, इससे बड़े लोग इसके पीछे खड़े हैं जो पूरे मामले को थोड़ा दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अपने स्तर पर आपको क्या जानकारी मिली है? अभी तक गिरफ्तारी ऋषुश्री की क्यों नहीं हुई है? देखिए, सही कहा आपने। जो ऋषुश्री है, इसके दुबई भागने की खबर आ रही है और ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मीडिया में काफी सन्नाटा छाया हुआ है और विपक्ष भी चुप है। विपक्ष भी उतना नहीं बोल रहा है जितना विपक्ष को बोलना चाहिए। देखिए, ये ऋषुश्री जो है, ये टेंडर घोटाले का सूत्रधार है और 9,000 करोड़ का टेंडर घोटाला बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। इसी से समझिए कितना बड़ा घोटाला है कि चारा घोटाला 900 करोड़ का था, तो ये उसका 10 गुना बड़ा घोटाला हो गया। सृजन घोटाला भी 2500 करोड़ का था, उससे ये कई गुना बड़ा घोटाला है। अब हुआ क्या कि पिछले साल जुलाई में ये टेंडर घोटाला उजागर हुआ, जब जो ईडी है, भारत सरकार की एजेंसी है, ईडी ने पटना में कई ठिकानों पर छापे मारे। उसमें संजीव हंस आईएएस है, उसके ठिकानों पर छापे मारे गए। अभी संजीव हंस बेऊर जेल में बंद है और ऋषुश्री के ठिकानों पर भी छापे मारे गए। उनसे जो दस्तावेज वगैरह मिले, उससे लगा कि ऋषुश्री 9,000 करोड़ के टेंडर घोटाले का सूत्रधार था। उसके बाद ईडी ने गृह विभाग को चिट्ठी लिखी कि इस पर एफआईआर हो, लेकिन गृह विभाग वाले भी घबरा गए ऋषुश्री का नाम देखे, क्योंकि ये सत्ता के गलियारों में एक बहुत बड़ा नाम है। तो गृह विभाग ने कहा कि हम लोग महाधिवक्ता से, एडवोकेट जनरल से कानूनी राय लेंगे। फिर महाधिवक्ता से कानूनी राय ली गई। महाधिवक्ता ने भी कहा कि नहीं, इस पर एफआईआर होना चाहिए। तो अब लगभग 1 महीना पहले जो विशेष निगरानी इकाई है, एसवीयू जिसको कहते हैं, विशेष निगरानी इकाई ने ऋषुश्री पर एफआईआर किया। अब देखिए, जब प्राथमिकी हुई थी उसी समय मैंने आशंका जाहिर की थी। मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने कहा था कि ऋषुश्री को बहुत सारे लोग बचाने लग जाएंगे। तो इस पर जहां एफआईआर हुआ तो पटना में एक समझिए हड़कंप मच गया, क्योंकि यदि ऋषुश्री मुंह खोल लेता, पकड़ाने का पुलिस पूछताछ करती, वो मुंह खोल लेता, तो हो सकता है कि पलटू राम भी बेऊर जेल चले जाते। और कम से कम मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक तार पहुंचे थे ऋषुश्री के। बिल्कुल, नीतीश कुमार भी गिरफ्त में आ सकते थे। जैसे चारा घोटाला में लालू यादव रगड़ा गए। चारा घोटाला हुआ तो लालू यादव मुख्यमंत्री थे, फिर 42 महीना जेल में रहे ना। तो इतना बड़ा घोटाला बिना मुख्यमंत्री की सहमति के हो ही नहीं सकता है, तो पलटू राम जेल जाते। इसके अलावा कम से कम 1 दर्जन आईएएस अधिकारी इसमें जेल जाते, क्योंकि पूरी लॉबी निपट जाती। पूरी लॉबी। नीतीश, एक नवरत्न तो जेल जा चुके हैं नीतीश के, संजीव हंस, जो बचे नवरत्न थे वो भी चले जाते। तो उसी के बाद से शुरू हुआ कि भाई क्या किया जाए कि ऋषुश्री को बचाया जाए। तो उसके बाद मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई। उसके बाद ऋषुश्री को आनन फानन में दुबई भगा दिया गया। अब दुबई भाग गया दूसरे देश में, तो बहुत मुश्किल है उसको लाना। अब तो लंबी कानूनी लड़ाई चलेगी, प्रत्यर्पण होगा, क्या होगा, कैसे होगा। मतलब केस दर्ज होता है, ऋषुश्री के गिरफ्तार होने की चर्चाएं होती हैं, लेकिन इसी बीच दुबई की टिकट उसको मिल जाती है और वो फ्लाइट में बैठ के दुबई आसानी से चला जाता है। सर, हम ऐसे मामलों में देखते हैं कि पुलिस बड़ी तत्परता दिखाती है, क्योंकि आपने कहा ये 9,000 करोड़ का टेंडर घोटाला है और इसके तार सीधे सरकार तक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचते हैं। आरोप ये भी है कि इसमें एक बड़ी लॉबी आईएएस आईपीएस अधिकारियों की शामिल हो सकती है। ऐसे कई तमाम आरोप हैं। ऋषुश्री को इस वक्त दुबई में अगर आप कह रहे हैं कि वो मौजूद है, तो जो जांच एजेंसी है जिनके पास ये पूरा मुकदमा, पूरी एफआईआर है, क्या वो वहां से उसको वापस नहीं ला सकते? कानून क्या नियम ये क्या कहता है? नहीं, ला तो सकती है, लेकिन उसकी बहुत जटिल प्रक्रिया है। जैसे कि अभी आप दर्शकों को पता होगा, पिछले कुछ सालों में कई लोगों ने हिंदुस्तान को लूटा और देश से भाग गए। जैसे विजय माल्या भाग गया 5,000 करोड़ रुपया लूट के, नीरव मोदी भाग गया 12,000 करोड़ रुपया लूट के, मेहुल चौकसी भाग गया 8,000 करोड़ रुपया लूट के, ललित मोदी भाग गया, अब ऋषुश्री भाग गया 9,000 करोड़ रुपए का लूट के। तो होता क्या है कि जब आप दूसरे देश में चले जाते हैं तो वहां तो आपका कानून चलता नहीं है। फिर आप इंटरपोल की मदद लीजिए, जो इंटरनेशनल पुलिस है, वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगा, अंतर्राष्ट्रीय वारंट जारी करेगा।
फिर उस देश के साथ आपकी प्रत्यर्पण संधि होनी चाहिए, तब वो देश आपको गिरफ्तार करके सौंपेगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, इसमें साल दर साल लग जाते हैं, क्योंकि फिर वो भी रिशु श्री वहां अपने वकील तय कर लेगा, वो प्रत्यर्पण का विरोध करेगा, उसका वकील बोलेगा कि भारत में इसकी जान का खतरा है, और फिर कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ेगी। तो इसमें 10 साल लग जाते हैं, इसलिए इसको भगा के बहुत बड़ा गलत काम किया है और पलटू राम की मदद से ये भागा है। तो सोचिए, पलटू राम कहते हैं कि मेरा करप्शन पर 0 टॉलरेंस है, हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। और रिशु श्री के जब भाग गया तो उसका छोटा भाई है कैप्टन आर्यन सिन्हा, उसने पायलट की ट्रेनिंग ली हुई है, इसलिए खुद को कैप्टन कहता है। अब रिशु श्री का सारा कारोबार वो दिख रहा है पटना में। मतलब जो घोटाला हुआ है, टेंडर घोटाला, वो भी ठंडा नहीं हुआ है, वो पीछे से रिशु श्री का भाई संभाल रहा है और मतलब घोटाला कंटिन्यू है, लगातार चल रहा है। और रिशु श्री ने एक कंपनी भी बना ली, उसका नाम रिलायबल है। आप यदि गूगल कीजिएगा तो रिलायबल कंपनी आएगी रिशु श्री की। और देखिए, मैंने पहले भी बताया था, रिशु श्री बहुत कम उम्र का आदमी है और इसने कुछ साल पहले शुरुआत एक रद्दी वाले से की थी। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है, जो मैट्रिक वगैरह की परीक्षाएं लेता है, वो जब रद्दी उत्तर पुस्तिकाएं बेचता है थोक के भाव, तो उसको रिशु श्री खरीदता था। मतलब ये कबाड़ी वाला था, रद्दी वाला था, लेकिन ये शातिर बहुत है दिमाग से, और इसने बहुत ज्यादा नेटवर्किंग कर ली और बहुत सारे IAS और नेता और मंत्री और ये सब इसके इसमें हो गए, मतलब सर्किल में हो गए। और उसके बाद ये करवाता था, टेंडर मैनेज करवाता था, लोगों को निविदाएं दिलवाता था, ठेकेदारों को, और उसमें लगभग 9% ये इसका कमीशन बना हुआ था। और सरकारी काम का जो टेंडर होता है वो कोई 50 रुपए 100 रुपए का होता नहीं, वो हजारों करोड़ तक पहुंच जाता है। अब हजारों करोड़ में यदि आप 9% कमीशन भी लीजिएगा तो वो भी सैकड़ों करोड़ में हो जाएगा। और इसलिए वो मतलब उसके पैसों की बरसात हो रही थी। बताइए, बिहार जो कि हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, एक आम बिहारी को 2 बार का खाना नहीं जुटता है, उस राज्य में 9,000 करोड़ का घोटाला हुआ। ये कितने शर्म की बात है, और इस पर मीडिया में सन्नाटा है। इससे ये भी पता चलता है कि रिशु श्री ने काफी हद तक चैनलों को मैनेज किया हुआ है। और दूसरी बात, वो भी चौंकाने वाली बात है कि विपक्ष में भी सन्नाटा है, जबकि कायदे से जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, उनको तो इस मुद्दे पर मतलब बिल्कुल हंगामा खड़ा कर देना। आपने कहा कि जो अफसरशाही के तमाम लोग शामिल है, उनका संपर्क तो विपक्ष के नेताओं से होगा। हो सकता है कि क्योंकि विपक्ष कभी सरकार में रहता है, कभी विपक्ष में रहता है, तो वही सास भी कभी बहू थी वाली बात है। आज आप विपक्ष में है, लेकिन 17 महीने तो आप भी सरकार का हिस्सा थे, उसमें आपने क्या क्या गुल खिला दिए, और आपको लगता है कि जब भंडा फूटेगा तो हम भी लपेटाए जाएंगे। इसलिए आप देखिएगा, विपक्ष ने भी बहुत रहस्यमय तरीके से चुप्पी साध ली है, जो कि तेजस्वी यादव बार बार क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं। हाँ, कहते भी थे वो, हाँ, कि नीतीश कुमार को लेकर कहते भी थे, पीछे से कोई तो है, कोई तो है। और अभी 9,000 करोड़ का घोटाला हुआ और तेजस्वी यादव यदि मुंह में दही जमाए बैठे हुए हैं, तो ये बहुत रहस्यमय चुप्पी है। जी सर, बड़ा सवाल यही है कि रिशु श्री अब तो जल्दी नहीं लौटेंगे देश, लेकिन बस ये है कि ये मुद्दा अगर उठता है तभी इस मामले में बड़ी जांच हो सकती है, बड़े खुलासे हो सकते हैं। रिशु श्री भले भाग गया हो, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि पीछे से उसका जो भाई है वो पूरे कारोबार को संभाल रहा है, और उसके साथ जो तमाम करप्ट अधिकारी है वो भी शामिल है। तो रिशु श्री की भले गिरफ्तारी ना हो पाए, यहाँ मौजूद लोगों की गिरफ्तारी कम से कम हो जाए, ये भी इस मामले को उजागर करने के लिए काफी होगा। चलिए देखते हैं बिहार के इस बड़े टेंडर घोटाले में आगे क्या कुछ जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं और पुलिस कितनी सतर्कता के साथ इसमें कदम आगे बढ़ाती है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार।